के सेशन जो है आपका हिंदी का फर्स्ट ईयर का कोड है ये, और ये हिंदी ऑनर्स का है BHDC। ठीक है, BHDC 101 102 के बारे में। ठीक है, तो हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में कवर करेंगे, कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, तो पूरे चैप्टर का विद इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पूरा बुक ही एनालिसिस करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं, आज के सेशन में हमारा फर्स्ट चैप्टर है नव जागरण और स्वाधीनता आंदोलन। नव जागरण और स्वाधीनता आंदोलन की बात की जाए तो देखो ये क्या है, इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि नव जागरण यानी कि एक नया सा जागरण, ठीक है, नया जीवन, नया स्वरूप, नया एक एनवायरनमेंट। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि नव जागरण का मतलब होता है कि दोबारा से जाग जाना। नव जागरण शब्द का मतलब ये होता है कि दोबारा से जाग जाना। अब दोबारा से जागने की बात की जाए तो कब की जा रही थी भाई, जब हमारा देश गुलाम था, उस गुलामी के दौर में हमारा देश को दोबारा से लोगों को जगाया जाने का प्रयास किया गया कि भाई हमारे देश पर शोषण हो रहा है, हमारे देश का अत्याचार हो रहा है। तो भाई आंदोलन के माध्यम से जो है यहाँ पे लेखकों ने रचनाएं करना शुरू कर दिया, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, ताकि भाई लोग जो है उसके माध्यम से अपने आप को दोबारा से सचेत करके अपने आप में अपने भारतीय व्यवस्था के रूप में दोबारा से जागकर वो अपने भारत देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है युद्ध का मोर्चा छेड़ दे और वो अपने देश के साथ साथ अपने भारतवर्ष की रक्षा करें। ठीक है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि हिंदी नवजागरण में लेखकों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। हिंदी लेखकों ने भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते निभाते जो रचनाओं के माध्यम से वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हम लेखक के पंक्तियों के बारे में भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से स्वाधीनता आंदोलन का स्वरूप हमारे सामने आया, ये बात भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं, हमारा सेकंड चैप्टर है आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ और भारतेंदु युग। यानी देखो आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ कैसे हुआ था और कब, और द्विवेदी युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्विवेदी जो है, इनका नाम से ही द्विवेदी बल्कि भारतेंदु युग पड़ा था। हरिश्चंद्र भारतेंदु जो थे ना, उनके नाम से ही इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा था। तो ये जो टाइम पीरियड है आपका 3 युगों में विभाजित था। तो आधुनिक युग कब का है आपका 1800 के आसपास, जो 1850 से जो टाइम पीरियड है ना, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका भारतेंदु युग माना जाता है, जो कि हरिश्चंद्र भारतेंदु के नाम से जो है यहाँ पर आप देखने को मिलता है, इस युग का नामकरण किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका एक सेकंड, ठीक है, तो देखो इस युग का नामकरण जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा था, तो भारतेंदु युग इसके नाम से रखा गया। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है ना हमारे हिंदी गद्य साहित्य व्यवस्था का स्वरूप है ना बदल कर रख दिया गया। इनके माध्यम से जो है पहले खड़ी बोली अपनाई जाती थी, खड़ी बोली को बदल के अब गद्य व्यवस्था के रचनाओं के माध्यम से कर दिया गया। इन्होंने अपना प्रेस का महत्व जो है अपने गद्यांशों के माध्यम से अंग्रेजी सभ्यता का जो लेखन क्रिया था वो पूर्ण रूप से बदल दिया था। ये चैप्टर नंबर हम सेकंड में पढ़ेंगे। और भारतेंदु युग में कौन कौन से लेखकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि अगर मैं 2-3 लेखकों के बारे में बताऊं तो 2-3 लेखक यहाँ पे भारतेंदु युग के जो है महत्वपूर्ण बोल सकते हो पिलर्स के रूप में आए, जैसे कि बद्रीनाथ चौधरी हो गए, प्रेमधन हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, ठाकुर जगमोहन सिंह हो गए और अंबिका व्यास हो गए। ये जितने भी थे हमारे भारतेंदु युग के जो महत्वपूर्ण लेखक थे, उनके रचनाओं ने भारतेंदु युग का, जी यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र भी हो गए, यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट भी हो गए, तो इन लेखकों का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस युग में हमारे गद्य व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे साहित्य व्यवस्था का आगे बढ़ाने के लिए। तो ये आप चैप्टर नंबर सेकंड में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड चैप्टर आ जाता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की बात की जाए तो इसमें आपका जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम से ही इस युग का नामकरण किया गया, द्विवेदी युग। ठीक है, अगर इस युग की बात की जाए तो महत्वपूर्ण लेखक जो थे यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त हो गए,
पंडित रामचरित्र उपाध्याय हो गए, यहाँ पे राम देवी प्रसाद हो गए और नाथू राम शर्मा हो गए। इन लेखकों ने इस युग को आगे बढ़ाने का श्रेय अपने ऊपर लिया। तो इसमें आप राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि और आपके धार्मिक पृष्ठभूमि और राजनीतिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि भी इसमें कवर करेंगे। और इस युग के जो साहित्य था, साहित्य कला था, वो आपके भारतेंदु युग के ही स्वरूप को इस युग में आगे बढ़ाया गया। भारतेंदु जी के विचारधारा को यहाँ पर इन लेखकों के द्वारा सराहनीय रखते हुए, सराखों पर रखते हुए, उनकी बातों को, भावनाओं को कदर करते हुए इस युग का जो है आगे बढ़ाने का श्रेय हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हम द्विवेदी युग में अलग अलग पृष्ठभूमि देखेंगे, राजनीतिक, सामाजिक और आपके साहित्यिक पृष्ठभूमि की, किस तरीके से राजनीति में हमारे देश में क्या चल रहा था, फूट डालो और राज करो वाली नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई। साहित्यिक पृष्ठभूमि में देखा गया तो साहित्य रचना के माध्यम से लोगों को इंस्पायर किया जाने लगा। लोग हैं यहाँ पे बेहतर तरीके से इनको गाइड किया जाने लगा। और तथा इसमें यह देखने को मिला सामाजिक पृष्ठभूमि में, तो समाज में जो बाल विवाह, पुनर्विवाह, जाति पात, छुआछूत या फिर आपके बोल सकते हैं कि बालिकाओं की बलि देना, तो इन सभी पर व्यंग किया गया। यही आपके पृष्ठभूमि है जो कि हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब हमारा चैप्टर नंबर 4 है छायावाद। छायावाद को परिभाषित करने की अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये हमारा जो टाइम पीरियड है 1918 से लेके 1936 तक, यानी कि 1980 से लेके 1936 तक ये हमारा टाइम पीरियड रहता है। तो इसमें आपके छायावाद युग के लेखक की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत से ऐसे दिग्गज नेता लेखक आते हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। ये जितने भी लेखक हैं ये आपके छायावाद के प्रमुख लेखकों का महत्वपूर्ण अंश देखने को मिलता है। इस युग में पूर्ण रूप से क्या किया गया कि भारतेंदु युग, द्विवेदी युग को मिलाकर इस युग का एक नया रचना स्वरूप आगे बढ़ाया गया। कि इस युग में अब क्या कर दिया गया भाई, जो हमारे ऊपर शोषण हो रहा था, अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों के, तो उन अंग्रेजों के खिलाफ पूर्ण रूप से अब विवाद छेड़ दिया गया। क्योंकि टाइम देखो भाई कब का है, 1918 से लेकर 1936 के दौरान। तो भाई यहाँ पर अब क्या है भाई, हमारे गर्म दल के जितने भी दिग्गज नेता थे, जैसे कि आपके बोल सकते हैं राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, आपके सुभाष चंद्र बोस इत्यादि, लाला लाजपत राय जी, ये इन्होंने क्या कर दिया भाई था, अंग्रेजों के खिलाफ भाई मोर्चा छेड़ दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया था। तो ये सारी बातें जो है यहाँ पर लेखकों के द्वारा जो है मार्गदर्शन के रूप में ये चैप्टर नंबर आपके 4 में बताया जाएगा कि लेखकों ने भी किस तरीके से रहस्यवाद के रूप में जो अपने पंक्तियों के माध्यम से समाज में इन्हीं व्यवस्थाओं के रूप में प्राकृतिक प्रेम को भी दर्शाने का प्रयास किया कि जो प्रकृति है वो हमारे लिए किस तरीके से बोल सकते हो कि व्यवस्था के रूप में है, हमारा एक अंग है, प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। ये सारी बातें लेखकों ने तर्क वितर्क छायावाद के युग में रखा। इसके साथ साथ हमने नारी व्यवस्था के रूप में, अब यहीं से जो टाइम पीरियड होता है, नारीवाद को लेके हमारा जो सोच है, हमारी मेंटलिटी है, वो सुधारने का प्रयास इसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे शुरू हो चुका था। ठीक है, अब यही कारण था कि इस व्यवस्था में, इस कल्पना के माध्यम से हमारी जो सोच व्यवस्था है, छंद से मुक्ति व्यवस्था, ये सारी बातें हमने यहाँ पर छंद से मुक्त होते हुए भी हमने रचनाएं करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो छंद होते थे वो लोगों को समझने में कठिनाई होती थी, तो इसीलिए इन रचनाओं का महत्वपूर्ण स्वरूप हम देखने को मिला। तो इस व्यवस्था में हम छायावाद युग में हमारे समाज के ऊपर जो महत्वपूर्ण अलग अलग कवियों ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, इन्होंने अपना जो सार रखा, अपना विचार रखा, तो उस विचार से समाज का क्या व्यवस्था स्वरूप परिवर्तन हुआ, ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, हमारा 5th चैप्टर है उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद का मतलब ये है कि ये टाइम पीरियड कब का है, जब हमारा भाई सिंपल सा लैंग्वेज है कि हमारा प्रॉपरली अब छायावाद के बाद का जो टाइम पीरियड रहा, उसके बाद का। तो देखो भाई, छायावाद और उत्तर छायावाद के काव्य, यहाँ पर हम अपने राष्ट्रीय प्रेम के बारे में भी रखना शुरू कर दिए। राष्ट्रीय प्रेम की धारणा ने कवि को एक चेतना दिया, जिसकी तरह हमने अपनी स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया। अब ये स्वतंत्रता हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा बोल सकते हो कि मायने रखता था।
अब इसी स्वतंत्रता के माध्यम से जो है अपने हमारे जितने भी देश के नागरिक थे, जितने भी हमारे देश प्रेमी थे, जितने भी हमारे देशभक्ति थे, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाते हुए अब अपने देश के प्रति मर मिटने के लिए, न्यौछावर होने के लिए भी तैयार हो गए, तत्पर हो गए। तो इसी रूप में हमारे इन्हीं व्यवस्थाओं के रूप में हमने कूटनीति रचनाओं का भी स्वरूप अपनाया। यहाँ पे काव्य शिल्प का भी अलग अलग, जैसे यहाँ पर मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे बात कर ली जाए तो ये तर्क वितर्क रखा गया कि एक पंक्ति में जैसे दोहराता हूँ, तीर पर कैसे रुकूं मैं, आज लहरों में निमंत्रण है, रात का अंतिम पहर है, झिलमिलाते ही सितारे, वक्ष पर युग बाहु बांधे, मैं खड़ा सागर किनारे, वेग से बहता प्रभंजन है, केस पटक मेरे उड़ा जा, शून्य में भरता उदती उद रही है रहस्य पुकारे, इन पुकारों की प्रतिध्वनि हो रही है मेरे हृदय में। तो ये क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर हमारे देश के प्रति हमने अब प्रेम का ना लहर जो था ना हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में, वो उनके दिलों में उबाल मारने लगा। ठीक है, कहने का मतलब कि उबलने लगा खून की तरह। तो ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 5 में कवर करने वाले हैं। ठीक है।